Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are starting with the topic of Cushing syndrome. मेरे लास्ट सेशन में मैंने आपको एडिसन्स डिसीज के बारे में बताया था और अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. दिस एडिसन डिसीज एंड कुशिंग सिंड्रोम दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर एंड समहाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो दोनों को देखना इम्पॉर्टेंट है. तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं. कुशिंग सिंड्रोम. ठीक है, ये जो हमारा कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है, दिस इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट डॉक्टर हार्वे कुशिंग. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. तो डॉक्टर हार्वे कुशिंग ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी थी और इसके बारे में बताया था. एंड अगेन इस डिसीज की शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे. ठीक है, उसी फीडबैक मैकेनिज्म से. ठीक है, जहां से मैंने सब चीजों की स्टार्टिंग करवाई है. तो चलिए एक और बार इसको देख लेते हैं. हियर वी हैव हाइपोथैलेमस. ठीक है, एंड बिलो हाइपोथैलेमस वी हैव पिट्यूटरी एंड हियर वी आर फोकसिंग ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी. सो इंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, एंड दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, द कॉर्टेक्स पार्ट, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है? ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीज कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट इंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी देन रिलीज करेगा ACTH. ठीक है, ACTH टारगेट द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, एंड देन ये कॉर्टेक्स पार्ट रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, एंड द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जहां पे हम आज जिसकी बात करने वाले हैं वो है कॉर्टिसोल. नाउ कॉर्टिसोल जब ब्लड में रिलीज हो जाता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को. ठीक है, हाइपोथैलेमस को ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है कि अपनी सिक्रीशन को रोक लो. ठीक है, क्योंकि अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल ब्लड में है. ठीक है, अब ACTH की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है. ठीक है, एंड इन दिस केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम द कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड ड्यू टू सम रीजन जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ अभी. तो यहाँ पे कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है. एंड दिस सिंड्रोम और डिसीज इज एंटागोनिस्टिक टू एडिसन्स. सम हाउ दे आर एंटागोनिस्टिक. ठीक है, वहां पे सारे कॉर्टिकॉइड्स का हाइपोसिक्रीशन था, यहाँ पे सिर्फ कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है. अब इसकी कॉजेज देख लेते हैं. So the causes of Cushing syndrome may be different on the basis of the type of Cushing syndrome, right? And it may be of two different type. ठीक है, फर्स्ट इज एंडोजेनस Cushing syndrome. ठीक है, जब कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, इनसाइड फंक्शनिंग की वजह से हो रही है तो वो एंडोजेनस है. तो एंडोजेनस Cushing syndrome बॉडी के अंदर से. एंड नेक्स्ट इज एक्सोजेनस Cushing syndrome. ठीक है, जब कोई भी प्रॉब्लम बॉडी के बाहर से हो रही, तो यहाँ पे एक्सोजेनस रीजन है इसका. इन द केस ऑफ एंडोजेनस Cushing syndrome, सो द फर्स्ट रीजन इज पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से Cushing syndrome हो जाता है. एंड रिमेंबर इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ Cushing syndrome. ठीक है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ये मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एंडोजेनस Cushing syndrome का? पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर. ठीक है, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है ये हमारा. और इन दिस केस दिस पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट एक्सेस ऑफ ACTH. ठीक है, मतलब दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कीप्स येलिंग एट कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रीट कॉर्टिसोल. ACTH निकालेगा, बहुत अमाउंट में ACTH निकाले चला जा रहा है और कॉर्टेक्स को भी बोल रहा है कि कॉर्टिसोल निकालो, हाई अमाउंट में कॉर्टिसोल निकालो. तो इसीलिए कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर. नेक्स्ट रीजन इज एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर. यहाँ पे ट्यूमर एड्रिनल ग्लैंड में हो जाता है. नाउ पिट्यूटरी की कोई गलती नहीं है भाई, वो ACTH रिलीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अपने आप से ही कॉर्टिसोल ज्यादा अमाउंट में रिलीज कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है. ठीक है, पिट्यूटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर में. ठीक है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेस कॉर्टिसोल रिलीज होता है. नेक्स्ट है एक्टोपिक ट्यूमर. ठीक है, एक्टोपिक ट्यूमर क्यों कहते हैं आप इसे? द ट्यूमर डेवलप आउटसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ACTH. अब भाई कोई ऑर्गन में ट्यूमर डेवलप हुआ है, सपोज चेस्ट रीजन में एक ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो वो भी लार्ज अमाउंट में ACTH प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से अगेन
वो टारगेट करेगा कॉर्टिकल पार्ट को और कॉर्टिसोल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दीज में बी द रीजंस। अब एंडोजेनस कुशिंग सिंड्रोम 70% होता है, ठीक है। 70% केस में कुशिंग सिंड्रोम जो है वो एंडोजेनस पाया जाता है एंड इट इज 1 in 1 million अफेक्टेड वाला केस है ये, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम, बहुत रिस्की है ये चीजें। अब women 5 times more likely to be affected by this Cushing syndrome, ये भी आप याद रखिएगा। वुमेन सबसे ज्यादा प्रोन है इस डिसीज से एज कंपेयर टू मेन। अब चलते हैं एक्सोजेनस कुशिंग सिंड्रोम पे। तो एक्सोजेनस कैसे होता है वो देखते हैं। इट इज कॉज ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन। कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन चल रही है आपकी, या फिर कोई भी स्टेरॉइड्स आप बाहर से ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो उसी वजह से आपको एक्सोजेनस कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं सिम्टम्स पे। तो अब मैं आपको कुशिंग सिंड्रोम से रिलेटेड सिम्टम्स बता देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला सिम्टम है ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होना। तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर जिससे हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। इस केस में बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में अल्फा 1 रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं और अल्फा 1 रिसेप्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्टिंग द स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ पहला सिम्टम। अब दूसरा है बोन फॉर्मेशन इनहिबिशन, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन इनहिबिशन। मैंने आपको बताया था ये भी कॉर्टिसोल का फंक्शन है कि बोन फॉर्मेशन को रोकना, लेकिन यहाँ पे कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम बोन से रिलीज करवाएगा और जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट होंगी, जहां पे मसल्स और बोन्स काफी वीक हो जाएंगी और थोड़ी सी बेंडिंग पे वो फ्रैक्चर होने लगेंगी, बोन ब्रेकिंग होने लगेगा वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये फंक्शन है इसका एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ज्यादा एंटी इंफ्लेमेशन की वजह से इम्यून सप्रेशन हो जाएगा। ये सोच रहे हो आप, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होने लगेगा, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है इट इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तो फंक्शन है कॉर्टिसोल का, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर बॉडी में हाई कॉर्टिसोल लेवल होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, एपिटाइट ज्यादा हो जाएगा, बहुत भूख लगने लगेगी, तो हम ज्यादा खाएंगे, जिसकी वजह से रैपिड वेट गेन होगा उस पेशेंट को, ठीक है। रैपिड वेट गेन की वजह से फैट डिपोजिशन होगा, ठीक है, फेस में, नेक पे, शोल्डर पोर्शन पे, ठीक है, एब्डोमेन रीजन में, तो फैट डिपोजिशन होगा वहां पे, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स इसके ऐसे होते हैं जैसे कि मून फेस, राउंड फेस और बफेलो हम्प। शोल्डर पोर्शन पे फैट डिपोजिशन की वजह से बफेलो हम्प कहा जाता है उसे, ठीक है। एक और सिम्टम, एब्डोमेन रीजन में स्ट्रिया डेवलप होने लगते हैं। इट इज बेसिकली स्ट्रेच मार्क विच इज पर्पल एंड पिंक इन कलर, ठीक है। ब्रेस्ट रीजन पे भी ये स्ट्रेच मार्क शो होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है इट इंक्रीज प्रोटियोलिसिस। कॉर्टिसोल का फंक्शन है प्रोटियोलिसिस, लेकिन प्रोटियोलिसिस बढ़ने की वजह से मसल वीकनेस हो जाता है, ठीक है। मसल वीकनेस क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल ब्रेक्स डाउन मसल फॉर अमाइनो एसिड टू बी यूज्ड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज बनाने के लिए वो मसल के अमाइनो एसिड्स को भी लेने लगता है, मसल्स को भी तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, इस कुशिंग सिंड्रोम में। तो प्रोटियोलिसिस इंक्रीज कर देता है हमारी बॉडी में। तो ये कुशिंग सिंड्रोम काफी रिस्की कंडीशन है किसी भी ह्यूमन के लिए। ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है, और बोन ब्रेकिंग होती है, मसल वीकनेस होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे इसके सिम्टम्स थे। अब कुछ और सिम्टम्स कुछ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इन द केस ऑफ फीमेल्स एक्स्ट्रा फेशियल एंड बॉडी हेयर्स होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं उनकी बॉडी में। और इन द केस ऑफ मेल्स लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है, लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये दो कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं कुशिंग सिंड्रोम में। तो यहाँ पे हमारे सिम्टम्स भी खत्म होते हैं। और अब देख लेते हैं डायग्नोसिस इस कुशिंग सिंड्रोम के। तो क्या टेस्ट किए जाते हैं सिंड्रोम का पता लगाने के लिए। सबसे पहला है 24-hour यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल टेस्ट। In this test, urine samples are collected for a full period of 24 hours and tested. ठीक है, तो ये सबसे पहला डायग्नोसिस
था। सेकंड है हमारा सलाइवरी कॉर्टिसोल टेस्ट, और इस टेस्ट में सलाइवा का कॉर्टिसोल लेवल चेक किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट टेस्ट है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। So in this test, the blood is collected to measure the cortisol level in body. Normally, the extra steroid would make the body stop making cortisol. But the person with Cushing syndrome, after this test, the level of cortisol will stay very high. तो इस टेस्ट में पर्सन को 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दिया जाता है 12 PM पे, ठीक है। रात को हमने उसको 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दे दिया और उसके बाद सुबह 8 AM पे हम कॉर्टिसोल लेवल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नॉर्मल हुआ तो उसका कॉर्टिसोल लेवल 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा, ठीक है, लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर उसको कुशिंग सिंड्रोम हुआ तो कॉर्टिसोल लेवल ग्रेटर होगा 5 ग्राम पर डेसीलीटर से। और इस टेस्ट से हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि क्या रीजन है कुशिंग सिंड्रोम का। It may be adrenal gland tumor, it may be pituitary gland tumor और it may be ectopic tumor, ठीक है। तो अगर उसको एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर है तो उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा और ACTH का लेवल कम होगा, क्योंकि ACTH तो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, प्रॉब्लम तो एड्रेनल ग्लैंड में है, ठीक है। अगर उसको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा और ACTH का ज़्यादा होगा। और अगर उसको एक्टोपिक है ट्यूमर तो कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा और ACTH का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से कुशिंग सिंड्रोम का डायग्नोसिस होता है। तो अब चलते हैं उसके ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहला है एंडोजेनस कुशिंग सिंड्रोम, और मैंने आपको बताया था इसके रीजंस है पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर या फिर एक्टोपिक ट्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकली रिमूव द ट्यूमर, ठीक है। ये एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। इफ ट्यूमर इज लार्ज देन द एंटायर इंटीरियर पिट्यूटरी हैव टू बी रिमूव्ड, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर बड़ा है तो एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही काट के सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो कोई भी ACTH प्रोड्यूस होगा तो कोई ACTH प्रोड्यूस नहीं होगा, ACTH प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। चलिए, तो कॉर्टिसोल ना प्रोड्यूस होने की वजह से आपको पता है एडिसन्स डिसीज हो जाएगा, वहां पे हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है। और एडिसन्स डिसीज को ट्रीट करने के लिए हमें लेने पड़ेंगे मेडिकेशंस जो कि रिप्लेसमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि ये दोनों जो सिंड्रोम हैं एडिसन्स और कुशिंग एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सोजेनस कुशिंग सिंड्रोम के लिए। तो एक्सोजेनस कुशिंग सिंड्रोम के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। एक्सोजेनस कुशिंग सिंड्रोम क्यों होता है, इट कॉज ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, राइट, कोई भी स्टेरॉइड बाहर से लेने की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम उस मेडिकेशन को रिमूव कर दें या रोक दें तो ये क्योर हो जाएगा, बट अवॉइड सडन स्टॉप, ठीक है। अगर सडनली स्टॉप किया इन मेडिकेशंस को तो कॉर्टिसोल का लेवल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल सडनली डिक्रीज हो जाएगा और जिससे हो जाएगा एडिसोनियन क्राइसिस। ये मैंने आपको एडिसन्स डिसीज में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्टिसोल इनहिबिट ACTH रिलीज, राइट, ACTH डिक्रीज हो गया। अब जब ACTH डिक्रीज हो जाएगा इट मे कॉज एड्रेनल ग्लैंड नॉन फंक्शनल, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड के लिए अब कोई वर्क ही नहीं बचा, ACTH डिक्रीज हो गया, एड्रेनल ग्लैंड तक ACTH इतना पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कोई कॉर्टिसोल प्रोड्यूस ना होने की वजह से एडिसोनियन क्राइसिस हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज ऑफन कॉज्ड व्हेन पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स सडनली स्टॉप टेकिंग इट, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे एडिसन्स डिसीज और कुशिंग डिसीज एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रिलेट कर रहे हैं तो दोनों को मेंटेन करना प्रॉपरली बहुत जरूरी है। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से और डॉक्टर के सुपरविजन में ही मेडिसिन लेना सही है इन केसेस में, इन दोनों केसेस में, ठीक है, ताकि दोनों चीजें रेगुलेट हो सकें, एक डिसीज खत्म करने के लिए दूसरा डिसीज ना हो जाए, ठीक है। अब एडिसोनियन क्राइसिस से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। जब एडिसोनियन क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, सडनली फॉल हो जाता है कॉर्टिसोल का लेवल, तो वहां पे कैसे सिम्टम्स जो होते हैं, वॉमिटिंग,
एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ठीक है। डिजीनेस फील करोगे, बहुत फटीग फील होगा, उठने की हिम्मत नहीं होगी, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन वहाँ क्रिएट हो जाती है। कुशिंग सिंड्रोम यहाँ खत्म होता है, बाकी की चीजें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।